देखिए स्टूडेंट्स, हमने इससे जो पिछला टॉपिक था हमने पढ़ा था नॉर्मलाइज़र और नॉर्मल के बारे में। उससे पहले भी हमने सेंट्रलाइज़र और सेंटर के बारे में पढ़ा था और आपको कहा था कि उसके कुछ थ्योरम्स भी हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे। एक मैं आपको ना और एग्जांपल भी करवा देती हूँ। हमने नॉर्मल के बारे में पढ़ा था, मैंने नॉर्मल सब ग्रुप की तो आपको एग्जांपल करवा दी थी। नॉर्मलाइज़र मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल और नॉर्मल सब ग्रुप है और नॉर्मलाइज़र है वो एक ही चीज़ है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि नॉर्मलाइज़र में भी आपने कम्यूट ही करवाना होता है कि एक ग्रुप का आपने कोई भी सबसेट ले लेना होता है और उसको ग्रुप के तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट करा के देखना होता है। जो कम्यूट हो रहे होते हैं वो हम एक सेट की शक्ल में लिख देते हैं, उसको नॉर्मलाइज़र कहते हैं उस सेट सबसेट का। लेकिन जो नॉर्मल है उसमें ये होता है कि ग्रुप के तमाम एलिमेंट उस सेट के साथ, जो सब ग्रुप है ना, उसके साथ क्या करें, कम्यूट करें। तो फिर हम कहते हैं कि वो जो सब ग्रुप है वो क्या बन गया, नॉर्मल। उसमें सारों को करना चाहिए और इसमें जो भी करें और इसमें सबसेट लेना है, कोई भी आपने ग्रुप का क्या ले लेना है, सबसेट ले लेना है और इसमें जो कम्यूट कर रहे हैं ना बस उसको आपने एक सेट की शक्ल में लिख देना है, तो वो आपका क्या बन जाएगा, नॉर्मलाइजर बन जाएगा। जैसे कि यहाँ एक आपको एग्जांपल करवा देती हूँ मैं। इसे पिछला लेक्चर आप ले लें जिन्होंने नहीं लिया हुआ नॉर्मलाइजर और नॉर्मल, उसमें क्योंकि हमने डिफाइन किया था। यहाँ एक ये छोटी सी एक एग्जांपल है, वो मैं आपको करवा देती हूँ कि जो D3 है वो किस तरह का सेट होता है, ए स्क्वायर बी, ए बी और ए स्क्वायर बी। और इसमें ये कंडीशन भी हमें पता है कि D3 दो एलिमेंट से मिलकर बनता है, ए और बी, जिसमें D3 में वो ए क्यूबिक पे आइडेंटिटी देता है और बी जो है वो स्क्वायर पे देता है। और हम बी ए को किसके बराबर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी। ये तो ग्रुप मैंने आपको कंस्ट्रक्शन में पढ़ाया था, ये मैंने लिख दिया। अब हमने नॉर्मलाइजर फाइंड करना है, तो नॉर्मलाइजर के लिए हम सबसे पहले ग्रुप का कोई भी सबसेट ले लेते हैं। तो मैंने इसमें ना कोई भी सबसेट ले लिया ए बी। यहाँ सब ग्रुप नहीं लेना, यहाँ उन्होंने नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन में आपको मैंने बताया था कि कोई भी सबसेट हो सकता है। तो ग्रुप के अंदर से मैंने दो एलिमेंट पकड़ के मैंने कह दिया ये कोई सबसेट है, जिसको मैंने एच का नाम दे दिया। अब मैंने चेक करना है कि इसका जो एच का नॉर्मलाइजर है वो कौन कौन है, यानी इसका हमने नॉर्मलाइजर फाइंड करना है। तो नॉर्मलाइजर के लिए आपको क्या कहा था कि आपने ग्रुप के एलिमेंट के को जो ये सबसेट है इसके साथ क्या करवाने, कम्यूट। जो कम्यूट कर रहा होगा वही इसका एच का क्या होगा, नॉर्मलाइजर होगा। सबसे पहले हम आइडेंटिटी के साथ करते हैं। आइडेंटिटी को लेफ्ट से भी मल्टीप्लाई करवाते हैं, आइडेंटिटी को राइट से भी। तो जब आइडेंटिटी से करवाएंगे तो वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है लेफ्ट और राइट बराबर है। तो ये जो ई है ना, ये इस एच के साथ क्या करती है, कम्यूट करती है, यानी इस सबसेट के साथ क्या करता है, कम्यूट करता है। अब हम अगला एलिमेंट ले लेते हैं ए। जब हमने ए को करवाया लेफ्ट साइड से, तो ए जब ए से होगा तो ए का स्क्वायर बन जाएगा। ए जब बी के साथ होगा तो ए बी बन जाएगा। अब हम राइट साइड से करवा के देखते हैं। जब राइट साइड से करवाएंगे, ए जब ए के साथ होगा तो ए स्क्वायर ही बनेगा। लेकिन यहाँ क्या बन जाएगा, बी ए बनेगा। देखिए ना, हमने किस साइड से करवाना है, राइट साइड से, तो बी ए बनेगा। अब बी ए की जगह मैं लिख सकती हूँ ए स्क्वायर बी ए। बी ए की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर बी। तो देखिए ये दोनों तो आपस में बराबर कोई नहीं आए, ये दोनों बराबर नहीं आए, इसका मतलब है जो ए है वो इसके साथ कम्यूट नहीं करता। अब हम अगला एलिमेंट ले लेते हैं ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को जब हम लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ए स्क्वायर जब ए से होगा तो ए क्यूबिक होगा और ए क्यूबिक किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के। ए स्क्वायर जब इसके बी के साथ होगा तो ये ए स्क्वायर बी हमने लिख दिया। अब आप इसी को राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाएं। जब ए स्क्वायर को हम ए से करवाएंगे तो वो तो ए क्यूबिक बनेगा, मतलब आइडेंटिटी ही बनेगा। जब हम इसको करवाएंगे तो ये बनेगा बी ए स्क्वायर, और बी ए स्क्वायर ए बी के बराबर होता है। ठीक है, अगर ये देखे ना, ए स्क्वायर बी है तो बी ए के बराबर है। इसी तरह अगर बी ए स्क्वायर होगा तो वो किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। तो ये भी दोनों आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं। इसके बाद अगला एलिमेंट इस तरह आपने करके देख लेना। बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे अगले एलिमेंट को, बी को जब करेंगे तो बी ए आएगा और बी ए की जगह आप वैल्यू पुट कर सकते हैं ए स्क्वायर बी। बी को जब बी से करेंगे तो बी का स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी। और जब राइट साइड से कराएंगे तो बी को जब हम यहाँ से करवाएंगे तो ये बनेगा ए बी। तो ये ए बी लिख दिया। और बी को जब बी से करवाएंगे तो बी का स्क्वायर बनेगा, यानी आइडेंटिटी बनेगा। तो ये भी दोनों आपस में इक्वल नहीं है। फिर हम ए बी से करवा के देखते हैं, जो अगला एलिमेंट है ए बी। जब हमने ए बी से मल्टीप्लाई करवाया तो वो आपके बनेगा ए बी ए, और इसको मैंने यहाँ साइड पे सॉल्व किया हुआ है कि बी ए को आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी। हमने इस कंडीशन को यूज करके जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है ना वो पुट करनी होती है। तो बी ए की जगह हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी। ए से जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा ए क्यूबिक, और ए क्यूबिक आपको पता है आइडेंटिटी देता है, तो सिर्फ इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। तो यहाँ मैंने पुट कर दिया बी। और यहाँ जो आपके पास बनता है ए बी का स्केयर, तो बी स्केयर पे वो आइडेंटिटी दे देगा, तो खाली क्या बचेगा, ए। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं राइट साइड से। ए बी को हमने मल्टीप्लाई करवाया जब राइट साइड से, तो यहाँ आपके पास बनेगा ए स्केयर बी,
और बी ए बी। अब ए स्केयर बी जो है वो तो वैसे ही रहेगा, ये बी ए बी है ना, आप ए बी को लिख सकते हैं बी स्केयर ए स्केयर बी। यहाँ सॉल्व कर देती हूँ कि इस बी ए की जगह मैं लिख सकती हूँ ए स्केयर बी, और ये वाला बी वैसे ही ए स्केयर और बी का स्केयर, तो ए स्केयर तो वैसे ही रहेगा और बी का स्केयर किसके बराबर हो जाएगा, आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है इसका सिर्फ आंसर क्या आएगा, ए स्केयर आएगा, तो ये लिखा हुआ। ये भी कम्यूट नहीं किया क्योंकि ये भी दोनों सेम नहीं आए। इसी तरह लास्ट ए स्केयर बी है, उसको भी जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो आप चेक कर लें, यहाँ मैंने ये सॉल्व भी किया हुआ है, लेकिन ये भी कम्यूट नहीं करते। तो सिर्फ कौन कम्यूट किया है, सिर्फ ई की है। इसका मतलब है कि अगर अब आपसे कोई पूछेगा कि एच का नॉर्मलाइजर कौन है, तो उसमें कौन आएगा, ई आएगा। नॉर्मलाइजर ऑफ डी थ्री ऑफ एच, तो वो सिर्फ कौन आएगा, ई आएगा। इस तरह हमने अब देखे ना, इसमें सिर्फ एक आइडेंटिटी किया, बाकी तो कोई भी नहीं किया। तो नॉर्मलाइजर में ये होता है कि कोई भी आप सबसेट लें, बस जो कम्यूट कर रहे हैं ना ग्रुप के एलिमेंट, उसको एक सेट की शक्ल में लिख दें तो वो नॉर्मलाइजर बन जाता है। लेकिन नॉर्मल सब ग्रुप के लिए वो जो आप सब ग्रुप लेते हैं ना, उसको ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ आपने कम्यूट करवा के देखना है। जब सबके साथ करेगा तो वो सब ग्रुप क्या बन जाता है, वो नॉर्मल बन जाता है। ये आपको एक एग्जाम्पल करवा दी थी और क्लियर करने के लिए कि नॉर्मलाइजर आपने कैसे फाइंड करने होते हैं। अब हम ना इसके रिलेटेड जो कुछ थ्योरम्स है ना, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे पास पहला थ्योरम है ना, वो ये है कि सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी फॉर्म अ सब ग्रुप। ये जो सेंट्रलाइजर है ना, वो क्या बनाता है, सब ग्रुप बनाता है। हमने ये प्रूव करना है। अब सेंट्रलाइजर का आपको पता है कि सेंट्रलाइजर का सेट किस तरह का होता है, और आपको पता है कि किसी भी चीज को सब ग्रुप प्रूव करना होता है तो हम क्या करते हैं, उस सेट में से दो एलिमेंट लेते हैं, एक को रखते हैं वैसे ही, दूसरे का इनवर्स लेके उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। अगर तो दोबारा से वो उसी सेट में चला जाता है तो हम कहते हैं कि ये चीज क्या बन गई है, ये सब ग्रुप बन गया। यहाँ भी हम यही चीज प्रूव करेंगे कि हमने सेंट्रलाइजर को प्रूव करना है कि जो सेंट्रलाइजर है वो क्या है, सब ग्रुप है। तो मैंने ना सबसे पहले सेंट्रलाइजर वाला सेट लिख दिया कि सेंट्रलाइजर ऑफ जी किस तरह का सेट होता है कि इसमें वो वाले एलिमेंट आते हैं जो कि इस एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। ये सेंट्रलाइजर की आप समझे, मैंने सेट की डेफिनेशन लिखी है कि ये एक नॉन एम्प्टी सेट है। और इसमें आपको पता है कि एक्स जी, क्योंकि इस सेट के अंदर एक्स जी किसके बराबर होते हैं, जी एक्स के। इसी से हम एक और कंडीशन भी लिख सकते हैं, वो मैंने तभी यहाँ लिख दी है क्योंकि आगे वो यूज होनी है। इसी कंडीशन से हम इस कंडीशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ आप इस तरह करें, इस एक्स को जब आप इधर लेके आएंगे तो एक्स का इनवर्स बन जाएगा, इस एक्स को इधर ले आएंगे तो एक्स का इनवर्स बन जाएगा। यानी इसी कंडीशन को ना हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही बात है। सिर्फ इस और इसमें ये फर्क है कि हम एक्स को, इस वाले एक्स को इधर ले आए हैं और इस वाले एक्स को इधर ले गए हैं। तो ये दोनों कंडीशन, ये वाली कंडीशन मुझे आगे इस्तेमाल भी होगी, तभी मैंने आपको पहले ही बता दी है। असल में तो यही डेफिनेशन है, लेकिन इसी डेफिनेशन से ये कंडीशन भी हम लिख सकते हैं। अब हमने शो करना है ना कि सेंट्रलाइजर जो है वो सब ग्रुप है, तो इसको सब ग्रुप प्रूव करने के लिए मैंने इसमें से दो एलिमेंट ले लेती हूँ। एक मैंने x1 ले लिया, एक मैंने x2 ले लिया। अगर मैंने x1 और x2 इस सेट में से लिए हैं तो वो इस सेट की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी इस सेट के जैसे होंगे। तो फिर x1 जो है वो भी इसी शक्ल का होगा कि वो भी कम्यूट करेगा, और x2 भी इसी शक्ल का होगा तो वो भी कम्यूट करेगा। और आपको जैसे ऊपर बताया ना कि इस कंडीशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इन दोनों को भी हम लिख सकते हैं, बल्कि हम यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी। कि मैं इस तरह करती हूँ, जी को इधर रहने देती हूँ, इस x1 को उधर जाके इन्वर्स कर दूंगी और ये वाले x1 को इधर लाके इन्वर्स कर दूंगी। तो ये x1 का इन्वर्स इज इक्वल टू x1 का इन्वर्स इंटू जी। ये आपको पता ही होगा, अगर x1 यहाँ आगे है तो जब इसको इधर लेकर आएंगे इन्वर्स बना के, तो यहाँ भी वो g के आगे ही रहेगा, तभी ये इस कंडीशन इस तरह लिखी जा सकती है, g x1 इन्वर्स इज इक्वल टू x1 इन्वर्स g। यहाँ भी हम इस तरह लिख सकते हैं, g इस x2 को मैं उधर ले जाऊंगी और इस x2 को इधर लाके इन्वर्स कर दूंगी। तो ये भी कुछ कंडीशन इस तरह की बन जाएगी, ये मुझे आगे इस्तेमाल होगी, तभी मैं पहले इसको राइट कर लिया। अब हम इस तरह करते हैं, सब ग्रुप का क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हैं कि सब ग्रुप का क्राइटेरिया क्या होता है कि एक एलिमेंट को आपने रखना है वैसे ही, दूसरे का आपने लेना है इनवर्स, उनको करवाना है मल्टीप्लाई। अगर तो वो उसी सेट में दोबारा चले गए तो हम कहते हैं कि ये सेट क्या हो गया, सब ग्रुप प्रूफ हो गया। अब आप कहेंगे ये जी कहाँ से आया। देखिए, अब हमने ना इस क्राइटेरिया को दोबारा से उस सेट में भेजना है जिसको हम सब ग्रुप, हम इसको सब ग्रुप प्रूफ करना चाह रहे हैं। हमारा मकसद क्या है कि ये सिर्फ आपने बात समझनी है, यही एक इंपॉर्टेंट बात है इसमें। हमने, हमारा मकसद है इसको क्या प्रूव करना, सब ग्रुप प्रूव करना। और हम सब ग्रुप का क्राइटेरिया क्या लेते हैं कि एक एलिमेंट को वैसे ही रख के दूसरे का इनवर्स लेके उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, और हम अगर आंसर दोबारा इसी में चला गया तो हम कहेंगे कि ये सब ग्रुप प्रूफ हो गया। अब देखे ना, इसमें कोई चीज कब जाती है, इसमें कोई एलिमेंट सिर्फ जब ही जाता है जब वो ग्रुप के एलिमेंट के साथ क्या करे, कम्यूट करे।
अगर तो वो ग्रुप के एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है तो फिर हम कहते हैं कि वो एलिमेंट किससे बिलोंग कर गया, इस सेट से बिलोंग कर गया। तो यहाँ भी हम वही चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि ये वाला जो एलिमेंट, ये जो हमने क्राइटेरिया सा बनाया है, जो कंडीशन बनाई है, ये दोबारा उसी सेट में जाए। तो ये उसी सेट में सिर्फ जब ही जाएगी जब ये जी के साथ क्या करेगी, कम्यूट। तो मैं इसको जी के साथ कम्यूट करवा के देखूंगी कि क्या लेफ्ट और राइट आपस में बराबर आती है, यानी जी लेफ्ट और राइट से अगर कम्यूट करवाते हैं तो आपस में इक्वल आता है। तभी मैंने क्या किया कि इसको जी के साथ अब कम्यूट करवा के देखूंगी। अब यहाँ आप इस तरह कर लें कि ब्रैकेट मैं चेंज कर लेती हूँ, x2 इनवर्स जी पे ले लेती हूँ। यहाँ मैंने ब्रैकेट जो है वो x2 इनवर्स जी पे ले लिया। अब यहाँ वो वाली कंडीशन पुट कर दें, ये जो ऊपर अभी मैं बना के आई हूँ कि x2 इनवर्स जी किसके बराबर है, जी x2 इनवर्स के। ये हम यूज कर सकते हैं ना, ये ऊपर हमने, क्योंकि हमने कहा है कि ये x1 x2 तो इससे बिलोंग करता है, तो इस कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई। तो यहाँ मैंने लिख दिया जी x2 इनवर्स। अब मैं ब्रैकेट ले लेती हूँ इन इस पे, x2 इनवर्स को वैसे रहने देती हूँ और यहाँ भी इसी कंडीशन का इस्तेमाल करती हूँ कि x1 जी किसके बराबर होता है, ये x1 जी किसके बराबर होते हैं, जी x1 के। तो यहाँ मैंने पुट कर दिया कि ये जी x1 के बराबर है। तो देखिए अब कंडीशन प्रूफ होगी कि हमने जी को कम्यूट करवाया था लेफ्ट राइट साइड से, और वो आ कहाँ गया, लेफ्ट साइड पे, और आपस में आया भी क्या है, इक्वल है। यानी इन्हीं कंडीशंस को यूज करके हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट और राइट से ये चीजें आपस में क्या कर रही हैं, कम्यूट कर रही हैं, यानी आपस में इक्वल है। तो ये जो एलिमेंट है ना x1 x2 इनवर्स, ये वाकई फिर किससे बिलोंग करता है, सेंट्रलाइजर ऑफ जी से, क्योंकि सेंट्रलाइजर ऑफ जी में वही एलिमेंट हो सकते हैं जो जी के साथ क्या कर रहे हो, कम्यूट। और हमने ये प्रूव कर दिया कि ये वाकई ही कम्यूट कर रहा है। ये देखें, ये राइट से है और ये लेफ्ट से, और आपस में ये क्या चलते आ रहे हैं, बराबर चलते आ रहे हैं। और यहाँ आप सिर्फ आगे मेंशन कर दें कि यही कंडीशन हम बस यूज कर रहे हैं। तो प्रूफ हो गया कि जो सेंट्रलाइजर है ना वो क्या है, सब ग्रुप है जी का। कि सेंटर जो है वो भी क्या बनाता है, सब ग्रुप बनाता है। तो सेंट्रलाइजर और सेंटर में भी आपको पढ़ाया था कि फर्क क्या होता है, कि इसमें तमाम हम एलिमेंट के लिए करते हैं, यानी फॉर ऑल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो भी कम्यूट कर जाए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो प्रूफ भी इसका तकरीबन सिमिलर ही होगा। हम क्या करते हैं कि सेंटर ऑफ एक्स में से, सेंटर ऑफ एक्स को आपको पता है जी से डिनोट करते हैं। हमने दो एलिमेंट लिए। अब हमें पता है कि सेंटर ऑफ एक्स की क्या डेफिनेशन होती है कि ये ग्रुप के एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, लेकिन फॉर ऑल। सिर्फ इतना फर्क है कि वहां हमने फॉर ऑल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया होता सेंट्रलाइजर में। सेंटर में फॉर ऑल, यानी तब जो तमाम एलिमेंट है वो कम्यूट करते हैं। तो ये फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी है। और इसी तरह अगर हमने बी जो है वो भी सेंटर से लिया है, तो इसका मतलब है बी भी कम्यूट करेगा ग्रुप के एलिमेंट के साथ और तमाम ग्रुप के एलिमेंट के लिए। और जैसे अभी आपको पीछे बताया है कि हम इस कंडीशन को इस तरह करके भी लिख सकते हैं कि ए को आप इधर लेके आके इन्वर्स कर दें और इस ए को इधर ला के इन्वर्स कर दें। तो इसी कंडीशन को हम इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, और इस तरह इस कंडीशन को इस तरीके से भी हम राइट कर सकते हैं। ये हमें इस्तेमाल होती है, तभी हम पहले लिख लेते हैं। अब आपने वही सब ग्रुप प्रूव करना था ना, तो सब ग्रुप का क्या क्राइटेरिया होता है कि एक एलिमेंट को हम रखते हैं वैसे ही, दूसरे का लेते हैं इनवर्स, उनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, अगर दोबारा से उसी सेट में चला जाए तो वो क्या प्रूफ हो जाता है, वो सब ग्रुप प्रूफ हो जाता है। अब सेट में जब जाता है जब वो इस ग्रुप के एलिमेंट के साथ क्या कर रहा होता है, कम्यूट कर रहा होता है। हम इस तरह करते हैं कि यहाँ तभी इसको जी के साथ ना कम्यूट करवा के देखते हैं, और यहाँ वो वाला कंडीशन यूज कर देते हैं कि ए बी इनवर्स जी है ना, तो हम बी इनवर्स जी, ये बी इनवर्स जी की जगह क्या लिख सकते हैं, जी बी इनवर्स। तो यहाँ मैंने लिख दिया बी इनवर्स जी की जगह जी बी और इनवर्स। अब यहाँ अगेन मैं कंडीशन यूज कर रही हूँ ए जी की, ये ए जी किसके बराबर है, जी ए के। तो यहाँ जी ए बी इनवर्स, तो देखें ये आपस में बराबर आ गए ना। और एक यहाँ राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ कहाँ से हो रहा है, लेफ्ट से, यानी लेफ्ट और राइट से ये जो आपके पास ग्रुप के एलिमेंट के साथ ये क्या कर रहा है, कम्यूट कर रहा है। हमने यही तो प्रूव करना था कि ये ग्रुप के एलिमेंट, यानी ये जो जी है इसके साथ ये क्या करे, कम्यूट करेगा। तो ही हम कह सकते हैं कि ये एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है, सेंटर ऑफ जी से। तो यहाँ आपने कह देना है कि अब ये क्योंकि कम्यूट कर गया है, तो ए बी इनवर्स किससे बिलोंग कर गया, सेंटर से बिलोंग कर गया है, जिसने प्रूव कर दिया है कि जो सेंटर है वो भी आपके पास क्या है, बन जाता है, वो भी सब ग्रुप बनाता है। ये अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा नॉर्मलाइजर है क्या वो भी सब ग्रुप बनाता है। Normalize, let H be a subset of a group G, then the subset normalizer of H form a subgroup of G। हमने ये प्रूव करना है कि जो नॉर्मलाइजर है वो भी क्या बनाता है, सब ग्रुप बनाता है। हम नॉर्मलाइजर का सेट लिख देते हैं कि नॉर्मलाइजर में किस तरह के एलिमेंट आते हैं, जो के सब जो सबसेट है उसके साथ कम्यूट करते हैं। तो यहाँ H जो है वो कोई भी आपके पास क्या है, सबसेट है। ये लिखा भी हुआ है कि H कोई भी सबसेट है, तो सबसेट के साथ अगर कम्यूट कर रहे होते हैं तो वो क्या करता है, नॉर्मलाइजर। तो हमने सिर्फ पहले तो इसकी सेट की शक्ल लिखी है। अब हमने प्रूव करना है कि ये आपके पास क्या है, सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप के लिए आप इसमें से कितने एलिमेंट लेते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं।
दो एलिमेंट लेके, क्योंकि अगर हमने वो नॉर्मलाइज इसमें इस सेट में से लिए हैं तो वो इस सेट की कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि ये x1 भी h के साथ कम्यूट करेगा और x2 भी h के साथ क्या करेगा, कम्यूट करेगा। और जैसे अभी हम सेंट्रलाइजर और सेंटर में पढ़ के आए हैं कि इस कंडीशन को हम इस तरह करके भी लिख सकते हैं, तो वो भी हम लिख लेते हैं कि h x1 इनवर्स इज इक्वल टू x1 इनवर्स h, और इसको लिख सकते हैं h x2 इनवर्स और x2 इनवर्स और h। कि सिर्फ h को x1 को इधर ले आए, इधर लाके इन्वर्स कर दें, और इस x1 को इधर लाके इन्वर्स कर दें। बस इस कंडीशन को हम इस तरह करके भी लिख सकते हैं। और यहाँ जैसे पहले भी बताया कि अगर x1 यहाँ पिछली साइड पे है तो वो यहाँ आके इन्वर्स तो बनेगा लेकिन पिछली साइड पे ही बनेगा, तभी h के हमने पहले x1 इन्वर्स लिखा है। अब हम प्रूव करते हैं सब ग्रुप के लिए कि एक एलिमेंट को रखते हैं वैसे ही और दूसरे का हम क्या लेते हैं, इन्वर्स लेते हैं। तो यहाँ देखें, एक एलिमेंट को रखा है वैसे ही, दूसरे का लिए इन्वर्स। अब मैंने देखना था कि ये जो क्राइटेरिया है मेरा, ये दोबारा से अगर उसी सेट में चला गया तो फिर ये प्रूफ हो जाएगा कि वो जो सेट है वो भी सब ग्रुप है। और उस सेट में, यानी ये जो जिसको हम प्रूव कर रहे हैं, ये नॉर्मलाइजर वाला सेट, इसमें कोई भी एलिमेंट सिर्फ जब ही जा सकता है जब वो एच के साथ क्या कर रहा होगा, कम्यूट कर रहा होगा। तो हम भी इसको किसके साथ कम्यूट करवाते हैं, एच के साथ कम्यूट करवाते हैं कि अगर तो ये एच के साथ कम्यूट कर गया तो हमारा काम हो जाएगा। हमने यहाँ किया एच के साथ, इसको कम्यूट करा के देखते हैं। अब यहाँ मैं वो वैल्यू पुट करूंगी जो पीछे कंडीशन है। आपने पीछे भी सेंट्रलाइजर सेंटर में सिर्फ यही काम किया है कि x2 इनवर्स h किसके बराबर आप लिख सकते हैं, h x2 इनवर्स, ये वाली कंडीशन इस्तेमाल की है जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, जो आपको बनवाई है, ये वाली x2 इनवर्स वाली। और आगे बस आप मेंशन कर दिया करें कि हम ये कंडीशन का क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद दोबारा से x1 h किसके बराबर मैं लिख सकती हूँ, h x1 के, तो ये भी मैंने कंडीशन यूज कर ली और इसी से मेरा काम भी हो गया कि यहाँ अगर आप देखें तो ये लेफ्ट और राइट से क्या कर रहे हैं, एच के साथ क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं। हमने यही प्रूव करना था कि कोई भी एलिमेंट अगर तो एच के साथ कम्यूट करेगा तो ही वो नॉर्मलाइजर के सेट में जाएगा। तो इसका मतलब है x1 x2 इनवर्स वाकई किससे बिलोंग कर गया, नॉर्मलाइजर ऑफ एच से बिलोंग कर गया। तो ये जो नॉर्मल है ये भी आपके पास क्या बनाता है, सब ग्रुप बनाता है जी का। दिमाग है आपके पास कि अगर जो नॉर्मलाइजर है वो जी के बराबर आ जाए ना तो फिर हम एच को नॉर्मल कहते हैं। ये मैंने आपको बहुत दफा पढ़ा दिया है कि अगर वो ग्रुप के तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा तो वो जो आपके पास सब ग्रुप है वो क्या बन जाएगा, नॉर्मल बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ उन्होंने रिमार्क की सूरत में लिखा हुआ है। आगे इसी के रिलेटेड एक थ्योरम है कि अगर एच कोई भी सब ग्रुप है फाइनाइट ग्रुप जी का, एच नॉर्मल होगा जी में इफ एंड ओनली इफ, ये आपने दोनों पार्ट के साथ प्रूव करना है कि अगर लेफ्ट कोसेट जो है वो बराबर हो राइट कोसेट के तो फिर आपका एच क्या है, नॉर्मल है। यानी पहले नॉर्मल लेके चलें और प्रूव कर लें कि लेफ्ट और राइट कोसेट बराबर है, और फिर लेके चलें कि राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट बराबर है, तो आपने प्रूव करना है कि एच क्या है, नॉर्मल है। हम सपोज कर लेते हैं कि एच नॉर्मल है, पहले हम ये लेके चलते हैं। अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल का अभी भी आपको रिमार्क भी पढ़ाया है कि कोई भी आपके पास जो सब ग्रुप है वो नॉर्मल कब होता है, कि जब हम उसका नॉर्मलाइजर निकालें और वो पूरा जी के बराबर है। तो अगर एच को हम लेके चलते हैं कि वो नॉर्मल है, तो इसका मतलब है नॉर्मलाइजर ऑफ एच किसके बराबर आएगा, जी के बराबर आएगा। अब जिन्होंने नॉर्मल का टॉपिक किया हुआ है वहां आपको पढ़ाया था कि नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन आपके पास क्या होती है, कि अगर नॉर्मलाइजर ऑफ एच जो है वो पूरा जी के बराबर हो जाए तो फिर जी इनवर्स किसके बराबर होता है, एच के। ये नॉर्मल की ही कंडीशन है और इसको हम इस तरह करके भी लिख सकते हैं। आप लोगों ने ये पढ़ी होगी, आप कहेंगे ये पता नहीं किस तरह की आ गई, ये कुछ भी नहीं, असल कंडीशन तो ये है ना। बस उन्होंने क्या होता है कि जी को इधर लाके क्या किया होता है, इन्वर्स किया होता है। इन दोनों कंडीशंस को हम लेके लिख सकते हैं, दोनों एक जैसी हैं। तो अगर एच नॉर्मल होता है तो इसका मतलब होता है कि वो जी के बराबर होता है। और हम इस तरह नॉर्मलाइजर की जो डेफिनेशन है, वो नॉर्मल की जो डेफिनेशन है वो लगा देते हैं कि जी इनवर्स किसके बराबर है, एच के बराबर होता है फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू, क्योंकि तमाम एलिमेंट के लिए उसने क्या करना होता है, कम्यूट करना होता है। और इस जी इनवर्स को आप उस साइड पे ले जाएं तो जी एच किसके बराबर होता है, एच जी के, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। और देखें यहाँ ही प्रूफ हो गया कि ये आपके पास क्या है, लेफ्ट कोसेट है, ये आपके पास क्या है, राइट कोसेट है। तो लेफ्ट और राइट कोसेट आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। तो अगर आपके पास एच नॉर्मल होता है ना तो लेफ्ट और राइट कोसेट आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इसका हम कन्वर्स पार्ट प्रूव करते हैं कि लेफ्ट और राइट कोसेट आपस में बराबर लेके चलते हैं, यानी कन्वर्सली सपोज दैट कि लेफ्ट और राइट कोसेट बराबर है कि जी एच बराबर है एच जी के। हमने प्रूव करना है कि एच नॉर्मल है, तो इसी को आप उल्टा लेके चलेंगे तो आपको प्रूफ हो जाएगा कि वो नॉर्मलाइजर है। आप इसको लिख सकते हैं जी एच एच जी इनवर्स को, कि जी उस साइड पे चला जाएगा, ये जी को आप उस साइड पे ले जाएं तो वो वहां जाके इन्वर्स हो जाएगा। और यहाँ ये देखिए प्रूफ हो गया कि अगर जी इनवर्स एच के बराबर होता है फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी, तो इसका मतलब है कि नॉर्मलाइजर ऑफ एच किसके बराबर होता है,
जी के बराबर होता है। बस उसी को हम क्या लेके गए हैं ऊपर की तरफ लेके गए हैं, यानी उल्ट लेके गए हैं और ये प्रूफ हो गया कि अगर नॉर्मलाइज़र ऑफ h g के बराबर होता है ना, तो ये जो h है ये क्या होता है? नॉर्मल होता है और नॉर्मल का ये सिंबल होता है। इस वाले सिंबल को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं कि h नॉर्मल प्रूफ हो गया है g के अंदर। इसके कुछ थ्योरम्स और भी रहते हैं, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। आपको यहाँ तक किसी को कोई चीज़ ना समझ आए तो वो मेरे से पूछ ले। अल्लाह हाफ़िज़।